तो स्टूडेंट्स, टैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप शॉपिंग करो, इनकम अर्न करो या बिजनेस स्टार्ट करो, टैक्स हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो आज हम टैक्स को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन सोचिए, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही ना हो तो रोड्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल का खर्च कैसे चलेगा? डिफेंस सर्विस को फंड कैसे मिलेगा? इसलिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है इन सब की पेमेंट करने के लिए। अब इस डेफिनेशन को हम आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टैक्स इज डिफाइंड एज अ कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। इस लाइन का मतलब है कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक से कलेक्ट करती है। यहाँ कंपल्सरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि टैक्स कोई डोनेशन या वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई पर्सन या बिजनेस टैक्स रूल्स के अंदर आता है तो उसके लिए टैक्स पे करना जो है मैंडेटरी होता है। इट इज़ अ फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स और लीगल एंटिटीज़ बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज़ दोनों पर टैक्स इम्पोज कर सकती है। इंडिविजुअल्स का मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर से है। लीगल एंटिटीज़ का मतलब कंपनीज, फर्म, कॉरपोरेशन और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है। यहाँ फाइनेंशियल चार्ज का मतलब है एक मोनेटरी ऑब्लिगेशन जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग पे करने होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन है अकॉर्डिंग टू इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट टैक्स अपने लीगल पार्ट के बेसिस पर इम्पोज करती है। गवर्नमेंट को टैक्स लीवी करने का अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ से मिलता है। यानी गवर्नमेंट किसी भी टैक्स को अब बिना लीगल अथॉरिटी के इम्पोज नहीं कर सकती। टैक्स तभी इम्पोज होगा जब उनके पास जो है लीगल अथॉरिटी होगी। ओवर द ईयर्स अ नंबर ऑफ टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट्स। इस लाइन का मीनिंग है कि टाइम के साथ डिफरेंट गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट है कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स सच एज इनकम, वेल्थ, सेल्स, एक्सपेंडिचर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी टैक्स सिर्फ इनकम पर ही नहीं लगता बल्कि और भी बहुत सारे टैक्स हैं। इनकम पर कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कौन सा टैक्स लगता है? जीएसटी। इंपोर्ट किए गए गुड्स पर कौन सा लगता है? इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स। एक्सपोर्ट्स किए गए गुड्स पर लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स। कुछ एस टैक्स वेल्थ और एक्सपेंडिचर से भी रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। जब हम इंडियन टैक्सेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में टैक्स लगने का अधिकार किसके पास है और टैक्स सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम जो है दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सेशन सिस्टम में से एक है क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन और बिजनेस एंटिटीज़ पर अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि इंडिया में करोड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और लाखों बिजनेस टैक्स सिस्टम के अंदर आते हैं। इसी वजह से इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। इट इज़ अ वेल स्ट्रक्चर सिस्टम डिराइव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडियन टैक्सेशन सिस्टम रैंडमली क्रिएट नहीं किया गया। इसका पूरा फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स और प्रोविजंस पर बेस्ड है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। इसलिए टैक्सेशन पार्ट्स भी डिवाइड की गई हैं। किसके अंदर की है? आर्टिकल 246 एंड शेड्यूल 7। अब इसको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन टैक्सेशन पार्ट्स को डिफाइन करता है। ये बताता है कि कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है और किन सब्जेक्ट्स पर दोनों गवर्नमेंट्स ही लॉ बना सकती हैं। इस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 लिस्ट दी गई हैं। अब इन लिस्ट को डिटेल में देखते हैं। पहले है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। यानी इन मैटर्स पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। इसकी एग्जांपल क्या है? जैसे कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स को छोड़कर। अगर कोई टैक्स यूनियन लिस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर कोई भी लॉ नहीं बना सकती, कोई भी रूल क्रिएट नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट लिस्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। यानी टैक्सेशन के कुछ पार्ट स्टेट्स को भी दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड रिवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी के कुछ मैटर्स। जैसे इन सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली लॉ नहीं बनाती, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। यानी दोनों गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर पावर होती है। अगर किसी सब्जेक्ट पर सेंट्रल और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो नॉर्मली सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करता है।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 शेड्यूल आर्टिकल 246। सबसे पहले है लिस्ट फर्स्ट, यूनियन सेंट्रल लिस्ट। मैंने आपको पहले ही समझाया कि यूनियन लिस्ट में वो टैक्सेस आते हैं जिन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इन टैक्सेस पर लॉ नहीं बना सकते। अब एक एक करके इम्पोर्टेंट टैक्सेस समझते हैं। सबसे पहले है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एंट्री 82। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर किसी भी पर्सन या बिजनेस की इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर कोई टीचर सैलरी अर्न करता है, डॉक्टर्स फीस अर्न करता है या कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उनकी इनकम पर इनकम टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर एक फार्मर इनकम अर्न करता है तो उस इनकम पर सेंट्रल इनकम टैक्स नहीं लगता। इसलिए डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा गया है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एंट्री 83। कस्टम ड्यूटी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड टैक्स है। जब कोई गुड्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में आते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर एप्पल कंपनी अमेरिका से आईफोन इंडिया भेजती है तो इंडिया में कस्टम ड्यूटी लग सकती है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लग सकती है। गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी इसलिए लगाती है ताकि रिवेन्यू भी मिले और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एंट्री 84। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पर लगने वाला टैक्स है। आज के टाइम में ये मेनली पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी प्राइस में एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड होती है। तंबाकू प्रोडक्ट जैसे सिगरेट पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन अल्कोहलिक लिक्वर जो ह्यूमन कंजप्शन पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है, इसलिए अल्कोहल को इस एंट्री में एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉरपोरेशन टैक्स, एंट्री 85। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए एक कंपनी ने एक साल में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट पर कंपनी को कॉरपोरेशन टैक्स पे करना पड़ेगा। ये टैक्स इंडिविजुअल नहीं देते, सिर्फ कंपनीज। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, एंट्री 86। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएबल रिसोर्सेज। ये एंट्री कंपनीज और इंडिविजुअल्स के एसेट्स की वैल्यू से रिलेटेड है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स मेनली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट ड्यूटी एंड सक्सेशन ड्यूटी, एंट्री 87 एंड 88। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी उसके लीगल हायर को ट्रांसफर होती है तो उस ट्रांसफर से रिलेटेड ड्यूटीज का कंसेप्ट यहाँ आता है। सिंपल्स वर्ड में देखते हैं, ये इनहेरिटेंस और सक्सेशन से रिलेटेड टैक्सेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर, एंट्री 89। ये ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज से रिलेटेड टैक्स थे। एग्जाम्पल देखते हैं, रेलवे, सी या एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स और पैसेंजर्स की मूवमेंट पर कुछ टैक्सेस लग सकते थे। इस एंट्री में रेलवे फेयर्स और फ्रेट से रिलेटेड टैक्सेशंस भी इंक्लूडेड थे पहले। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट ट्रांजैक्शंस, एंट्री 90। स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो कुछ टैक्सेस और चार्जेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स में ट्रेडिंग करता है तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस प्रोविजंस इस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटीज, एंट्री 91। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, डिबेंचर्स। ये डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड बनाने के लिए स्टैम्प ड्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, एंट्री 92। ये न्यूज़पेपर सेल्स और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड टैक्सेशन की एंट्री है। एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाले एडवर्टीजमेंट इस कैटेगरी में कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट सेल और परचेज ऑफ गुड्स, एंट्री 92A। इंटरस्टेट ट्रेड का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का सेल या परचेज। एग्जाम्पल से देखते हैं, पंजाब की कंपनी महाराष्ट्र में गुड्स सेल करती है। पहले ऐसे ट्रांजैक्शंस पर सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। जीएसटी आने के बाद टैक्सेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, एंट्री 92B। ये इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड टैक्स था, लेकिन बाद में इस प्रोविज़न को अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी टैक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कोई टैक्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उस पर टैक्स लगाने की पावर जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। इस पावर को रेसिड्यूरी पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, सर्विस टैक्स पहले इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल था, बाद में जीएसटी आने के बाद सर्विस टैक्स को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया।
तो यूनियन लिस्ट के टैक्सेस नेशनल इंपॉर्टेंस के टैक्सेस होते हैं। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स और इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड टैक्सेस पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए इन टैक्सेस को यूनियन लिस्ट में रखा गया है। अब हम लिस्ट सेकंड स्टेट लिस्ट को समझेंगे। जैसे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेशन पावर दी गई थी, वैसे ही स्टेट लिस्ट में कुछ टैक्सेस पर लॉ बनाने और कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। सिंपल वर्ड्स में जो टैक्सेस स्टेट लेवल की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब एक एक पॉइंट को ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट इज लैंड रिवेन्यू। सबसे पहले टैक्स लैंड से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड का सर्वे करवाती है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है और लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, किसी एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर लैंड का ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना और उससे रिलेटेड रिवेन्यू कलेक्ट करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, एंट्री 46। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी फार्मर की इनकम फार्मिंग एक्टिविटी से आती है तो उस इनकम से रिलेटेड टैक्सेशन पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑन सक्सेशन टू एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एंट्री 47। अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है तो उससे रिलेटेड ड्यूटी स्टेट लिस्ट में आती है। नेक्स्ट इज स्टेट ड्यूटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड, एंट्री 48। एग्रीकल्चर लैंड के ओनरशिप ट्रांसफ़र होने से रिलेटेड ड्यूटीज़ इस कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, एंट्री 49। ये बहुत कॉमन टैक्स है। फॉर एग्जांपल हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिल्डिंग टैक्स। अगर आपके पास घर या बिल्डिंग है तो उस पर लोकल अथॉरिटी के स्टेट लेवल टैक्स लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स, एंट्री 50। अगर किसी एरिया में मिनरल्स जैसे कोल, आयरन और या लाइमस्टोन निकाले जाते हैं तो उनसे रिलेटेड टैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंट्री 51। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है। इसमें मेनली अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, नारकोटिक सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई अल्कोहल परचेज करता है तो उसकी प्राइस में स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एंट्री 53। इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन या सेल पर टैक्स लगाने का पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स ऑन सेल ऑफ एल्कोहलिक, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, एंट्री 54। जीएसटी के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स जीएसटी के बाहर हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, अल्कोहलिक लिक्वर। इन प्रोडक्ट्स की सेल और परचेज से रिलेटेड टैक्सेशन पावर लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट टैक्स, एंट्री 55। न्यूज़पेपर और टीवी एडवर्टीजमेंट्स को छोड़कर कुछ एडवर्टीजमेंट्स पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, जैसे होर्डिंग्स और आउटडोर एडवर्टीजमेंट होती है, उन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड पैसेंजर्स कैरिड बाय रोड और आइलैंड वाटरवेज, एंट्री 56। रोड ट्रांसपोर्ट और आइलैंड वाटरवेज के थ्रू गुड्स और पैसेंजर्स की मूवमेंट पर टैक्सेस लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल टैक्स, एंट्री 57। अब सबने व्हीकल रजिस्ट्रेशन के टाइम रोड टैक्स के बारे में सुना होगा। कार, बाइक, बस या ट्रक पर लगने वाला व्हीकल टैक्स इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, एंट्री 58। पुराने समय में एनिमल्स और बोट्स पर भी टैक्सेशन प्रोविज़न रखे गए थे। नेक्स्ट है टोल्स, एंट्री 59। जब आप एक्सप्रेस वे या हाईवे पर ट्रैवल करते हैं और टोल प्लाजा पर पेमेंट करते हैं, उसे टोल टैक्स कहते हैं। ये स्टेट लिस्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो हम सब डेली लाइफ में देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशन टैक्स, एंट्री 60। स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग और एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स लगा सकती है। एग्जाम्पल, कुछ स्टेट में सैलरीड एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल से प्रोफेशन टैक्स कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटेशन टैक्स, एंट्री 61। ये पर पर्सन बेसिस पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लग्जरी, एंटरटेनमेंट, बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, एंट्री 62। लग्जरी और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर टैक्स लगाया जा सकता है, जैसे बैटिंग, गैम्बलिंग, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ या लग्जरी स्टैम्प्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैम्प ड्यूटी। यूनियन लिस्ट में मेंशन किया गए डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर बाकी डॉक्यूमेंट्स पर स्टैम्प ड्यूटी लगाने का पार्ट सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो स्टेट लिस्ट के टैक्सेस मेनली लैंड, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल्स, टूल्स और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं। इन टैक्सेस पर लॉ बनाने और रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है।
इसी वजह से हर स्टेट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ और टैक्स रेट्स कुछ हद तक अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड लिस्ट हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट। जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया। इसी चेंज को कॉन्स्टिट्यूशन के 10th फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। इसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 246A का मेन पर्पस था जीएसटी लगाने की पार्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देना। पहले टैक्सेशन पार क्लियरली डिवाइड थी, लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कलेक्ट करती हैं। आर्टिकल 246A क्लोज के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जीएसटी से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। सिंपल वर्ड में देखते हैं, अगर पंजाब में कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई हो रही है तो जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने की पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट दोनों के पास है। इसी वजह से जीएसटी को ड्यूल जीएसटी मॉडल कहा जाता है। अब ड्यूल जीएसटी मॉडल क्या होता है? ड्यूल जीएसटी का मतलब है कि जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो आपने किसी सिटी से फ़ोन परचेज किया, मोबाइल की वैल्यू 20,000 है और जीएसटी रेट 18% है, तो जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, सीजीएसटी को भी 9% और एसजीएसटी को भी 9%, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा। इसी कंसेप्ट को ड्यूल जीएसटी कंसेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 246A सबसेक्शन 2। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जम्पशन आता है। इस क्लोज के अकॉर्डिंग इंटरस्टेट ट्रेड के केसेस में सिर्फ पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर होती है। इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? जब गुड्स या सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाती है तो उसे इंटरस्टेट ट्रेड कहते हैं। अब एग्जांपल से देखते हैं, पंजाब की कंपनी महाराष्ट्र में गुड्स सेल करती है तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है। ऐसे केसेस में सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, यहाँ आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है और आईजीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास ही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया, जिसके बाद जीएसटी पर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल गई। इसी वजह से इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो किया जाता है, लेकिन इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स के केसेस में जीएसटी से रिलेटेड लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सेस टू बी इम्पोज्ड ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265। क्या गवर्नमेंट जब चाहे कोई भी नया टैक्स लगा सकती है? नहीं, यही बात आर्टिकल 265 हमें बताता है। आर्टिकल 265 टैक्सेस टू बी इम्पोज्ड ओनली बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये टैक्स पेयर्स को प्रोटेक्शन देता है और इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट बिना लीगल अथॉरिटी के किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 265 कहता है, नो टैक्स शैल बी लीव्ड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका सिंपल मीनिंग है कि इंडिया में कोई भी टैक्स तभी लगाया या कलेक्ट किया जा सकता है जब उसके लिए प्रॉपर लॉ मौजूद हो। अथॉरिटी ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है? अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया वैलिड लॉ होना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी मर्जी से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, पहले लॉ पास होगा फिर टैक्स इम्पोज और कलेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि कल से हर मोबाइल फ़ोन यूज़र को ₹500 टैक्स देना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐसा कर सकती है? नहीं, सबसे पहले पार्लियामेंट को उस टैक्स से रिलेटेड लॉ पास करना होगा। अगर लॉ पास नहीं हुआ तो टैक्स लीगली वैलिड नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के केस में अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगाना चाहे तो उसके लिए पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ पास करना पड़ेगा। बिना लॉ के स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। लीव्ड और कलेक्ट में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 265 में दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। लीव्ड मीन्स टैक्स इम्पोज करना, कलेक्टेड मीन्स टैक्स रिसीव करना। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ना टैक्स इम्पोज किया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है जब तक उसके पीछे वैलिड लॉ ना हो। वॉइड अब निशियो क्या होता है? डेफिनेशन में लिखा है, एनी टैक्स चार्ज विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी शैल बी वॉइड अब निशियो। वॉइड अब निशियो का मतलब होता है इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी अगर कोई टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बिना लगाया गया है तो उसे शुरू से ही इनलीगल माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जिस्ट करता है। जीएसटी कलेक्ट किया जाता है क्योंकि जीएसटी के लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जीएसटी लॉ एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये टैक्सेस वैलिड है।
तो आर्टिकल 265 का मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन या बिजनेस से बिना लीगल अथॉरिटी के टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। हर टैक्स के पीछे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया वैलिड लॉ होना जरूरी है। अगर किसी टैक्स के पास लीगल अथॉरिटी नहीं है तो वो टैक्स शुरू से ही इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में टैक्सेस को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन और पेमेंट एक ही पर्सन बियर करता है, यानी जो पर्सन टैक्स पे करता है वही उसका एक्चुअल बर्डन भी बियर करता है। टैक्स को किसी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है और आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स का बर्डन भी आप ही बियर करते हैं, इसलिए इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अब इसके इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं ये देखते हैं। फर्स्ट इज़ इनकम टैक्स, जो कौन लीवे करता है? सेंट्रल। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज और कलेक्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर इंडिविजुअल्स और बिजनेस की इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी ₹10 लाख है तो उसे इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, स्टेट लिवी। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए इसे स्टेट लिवी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी पर्सन की इनकम फार्मिंग एक्टिविटी से आती है तो उस इनकम से रिलेटेड टैक्सेशन पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, स्टेट लिवी। ये टैक्स प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग या एम्प्लॉयमेंट पर लगाया जाता है। कुछ स्टेट सैलरीड एम्प्लॉयज़ और प्रोफेशन से प्रोफेशनल टैक्स कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में एम्प्लॉयज़ की सैलरी से प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी टैक्स गवर्नमेंट को कोई और पे करता है लेकिन उसका एक्चुअल बर्डन कंज्यूमर बियर करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस में जीएसटी इंक्लूडेड होती है। जीएसटी सेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है लेकिन टैक्स का बर्डन कंज्यूमर बियर करते हैं, इसलिए जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इसके इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। फर्स्ट इज जीएसटी, सेंट्रल एंड स्टेट लिवी। जीएसटी इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कलेक्ट करती है, इसलिए इसे ड्यूल जीएसटी सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप ₹1000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं और जीएसटी रेट 18% है तो ₹180 जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेंट्रल लिवी। पेट्रोल, डीजल और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी प्राइस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट लिवी। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एग्जाम्पल, अल्कोहल की बोतल की प्राइस में स्टेट एक्साइज ड्यूटी का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल लिवी। ये टैक्स स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन पर लगता है। जब इन्वेस्टर शेयर बाय या सेल करते हैं तो उनसे सिक्योरिटीज टैक्सेशन टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स ट्रेड करता है तो ट्रांजैक्शन के साथ एसटीटी भी चार्ज किया जाता है। एसटीटी मतलब स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।